So, hello everybody. Welcome back to our YouTube channel, The Creative Minds Academy. तो आज की जो वीडियो है इसके अंदर हम लोग एक न्यू चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 12 का, दैट इज मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। ठीक है, हम लोग एनसीईआरटी रिव्यू कर रहे हैं अभी। ठीक है, लास्ट जो वीडियो आई थी, अगर मैं बात करूं सिलेबस रिलेटेड, सो दैट वाज ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। ठीक है, हमने लास्ट क्या किया था, बेसिकली सेम यूनिट से फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट किया था, दैट वाज प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। आज की इस वीडियो से हम लोग मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस स्टार्ट करने वाले हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस एक अलग से सीरीज चल रही है क्लास 12 बोर्ड एग्जाम्स के लिए, सभी बच्चों के लिए, दैट इज बायोलॉजी बोर्ड बस्टर सीरीज 2026। ठीक है, जिसके अंदर हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स डिस्कस कर रहे हैं, एंड जो रीसेंट वीडियो थी उसके अंदर हमने 2025 का जो पेपर था उसको कंप्लीट किया था। ठीक है, चलो बिना किसी देरी के इस पर्टिकुलर वीडियो सेशन को स्टार्ट कर लेते हैं। एंड जो बायोलॉजी बोर्ड बस्टर सीरीज की प्लेलिस्ट है उसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अगर आप में से किसी ने नहीं देखा है तो दैट सीरीज इज वेरी वेरी यूजफुल फॉर योर अपकमिंग बोर्ड एग्जाम्स, तो उसको जाके आप लोग चेकआउट कर सकते हैं। ठीक है, चलो अब इस चैप्टर के अंदर हमको कुछ पर्टिकुलर सब टॉपिक्स पढ़ने हैं। ठीक है, टोटल 10 सब टॉपिक्स हमको पढ़ने हैं। ठीक है, ब्लैक आई रेडी आई गेस। ठीक है, चलो रेड से ही करते हैं। डीएनए सर्च फॉर जेनेटिक मटेरियल, आरएनए वर्ल्ड रेप्लिकेशन ट्रांसक्रिप्शन, जेनेटिक कोड ट्रांसलेशन, रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन, एचजीपी और ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट, एंड डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। ठीक है, 10 टॉपिक्स हमको करने हैं। दिस चैप्टर इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, अभी लास्ट ही वीडियो के अंदर हमने देखा था कि एक क्वेश्चन तो सीधा सीधा लैक ऑपरॉन से वो इसी चैप्टर से पूछा हुआ था, वो भी 5 मार्क्स में, सोचो आप। ठीक है, अच्छी खासी वेटेज इस पर्टिकुलर यूनिट की है एंड और इस चैप्टर की भी है। सो बहुत ध्यान से आप लोग समझना, एंड साथ साथ आपकी एनसीईआरटी भी यहीं पे रिवाइज हो जाएगी। ठीक है, चलो now in the previous chapter you have learned that inheritance pattern and genetic basis of such patterns। ठीक है, हमने लास्ट वीडियो के अंदर यही सारी बात बहुत डिटेल में की थी। एट द टाइम ऑफ मेंडल द नेचर ऑफ दोज फैक्टर्स। ठीक है, अब फैक्टर्स है क्या असल में, दीज आर जीन्स। ठीक है, दीज आर जीन्स। मेंडल जी के टाइम पे, ठीक है, वो जो पैटर्न थे जिनकी वजह से जीन्स का इनहेरिटेंस हो रहा था, दैट वाज नॉट क्लियर। ठीक है, बिकॉज रिसर्च जो थी, धीरे 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 करके रिसर्च में एडवांसमेंट हुई। ठीक है, उस टाइम पे उतना क्लियर नहीं था। ठीक है, over the next 100 years the nature of putative genetic material was investigated, culminating in the realization that DNA or the deoxyribonucleic acid is the genetic material at least for majority of organisms। ठीक है, यानी कि जैसे जैसे रिसर्च आगे बढ़ी तो ये पता चला कि मोस्ट ऑर्गेनिजम्स के अंदर डीएनए यानी कि डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड जो है दैट इज द जेनेटिक मटेरियल। अब मैंने क्यों बोला मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिज्म, बिकॉज कुछ ऑर्गेनिजम्स के अंदर आरएनए आल्सो एक्ट्स एज अ जेनेटिक मटेरियल। ठीक है, आरएनए भी क्या करता है, बेसिकली इट आल्सो एक्ट्स एज अ जेनेटिक मटेरियल। ठीक है, अभी न्यूक्लिक एसिड्स जो होते हैं, दीज आर पॉलीमर्स ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड एंड राइबोन्यूक्लिक एसिड। ठीक है, आरएनए क्या होता है, राइबोन्यूक्लिक एसिड, फुल फॉर्म्स बहुत इंपॉर्टेंट है। दीज आर टू टाइप्स ऑफ न्यूक्लिक एसिड फाउंड इन लिविंग सिस्टम। ठीक है, डीएनए एक्ट्स एज अ जेनेटिक मटेरियल। ठीक है, RNA, though it also acts as a genetic material in some viruses, mostly it function as a messenger। ठीक है, यानी कि आरएनए जो होता है, ठीक है, आरएनए जो होता है कुछ पर्टिकुलर ऑर्गेनिजम्स के अंदर, जैसे कि कुछ वायरसेस के अंदर, इट आल्सो एक्ट्स एज अ जेनेटिक मटेरियल। बट मोस्टली क्या होता है, बेसिकली आरएनए का जो फंक्शन होता है या तो वो मैसेंजर का होता है। ठीक है, जस्ट अ मिनट, यस, आरएनए का जो फंक्शन होता है या तो मैसेंजर का होता है या फिर कुछ और पर्टिकुलर फंक्शंस भी होते हैं उसके, जिसके बारे में हम लोग आगे बहुत डिटेल में बात करेंगे। ठीक है, इट फंक्शन एज एन अडेप्टर, स्ट्रक्चरल एंड इन सम केसेस एज अ कैटालिटिक मॉलिक्यूल। ठीक है, यानी कि क्या करता है वो, एज एन अडेप्टर मॉलिक्यूल, एज अ स्ट्रक्चरल मॉलिक्यूल एंड एज अ कैटालिटिक मॉलिक्यूल भी
फंक्शन करता है, ठीक है। क्लास 11th यू हैव ऑलरेडी लर्न, ओके ठीक है, ये सारा हमने बायोमोलिक्यूल्स में पढ़ लिया था। इन दिस चैप्टर वी आर गोइंग टू डिस्कस द स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए, ठीक है, हम लोग डीएनए स्ट्रक्चर की बात करेंगे, रेप्लिकेशन किस तरीके से होता है डीएनए का वो बात करेंगे, आरएनए कैसे बनता है डीएनए से, ठीक है, हम लोग उसकी बात करेंगे, द प्रोसेस ऑफ मेकिंग आरएनए फ्रॉम डीएनए, जिसको हम लोग ट्रांसक्रिप्शन भी बोलते हैं, द जेनेटिक कोड दैट डिटरमाइंस द सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड इन प्रोटीन, द प्रोसेस ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस यानी कि एमआरएनए से, देखो डीएनए से बनता है एमआरएनए, एमआरएनए से बनता है प्रोटीन, ओके, यस। अब डीएनए से जब एमआरएनए बनता है, इस प्रोसेस को बोला जाता है ट्रांसक्रिप्शन, इसको क्या बोला जाता है, इसको बोला जाता है ट्रांसक्रिप्शन। जब एमआरएनए से प्रोटीन बनता है उसको हम लोग बोलते हैं ट्रांसलेशन, ठीक है। एमआरएनए से जो प्रोटीन बनने का प्रोसेस होता है उसको हम लोग ट्रांसक्रिप्शन बोलते हैं। एंड हम लोग जानेंगे कि किस तरीके से ट्रांसक्रिप्शनल एंड ट्रांसलेशनल रेगुलेशन होता है, वो सारी बात हम लोग इस चैप्टर में करने वाले हैं, ठीक है। द डिटर्मिनेशन ऑफ कंप्लीट सीक्वेंस ऑफ ह्यूमन जीनोम ड्यूरिंग लास्ट decade has set in a new era for genomics, ठीक है। In the last section the essentials of human genome sequencing, ठीक है, हम लोग लास्ट में एचजीपी, एचजीपी होता क्या है, एचजीपी इज ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट, ठीक है, एचजीपी क्या होता है, एचजीपी होता है ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट, तो हम लोग उसकी बात भी करेंगे, ठीक है। आप लोग को क्योंकि अभी आप लोग क्लास 12th में हो तो आप लोग कुछ बेसिक्स पढ़ोगे, ठीक है, बहुत ज्यादा एडवांस हम लोग यहाँ पर नहीं बात करेंगे, ठीक है, एंड उसके क्या कंसिक्वेंसेस होते हैं वो भी हम लोग बात करेंगे, ठीक है। चलो अब हम लोग सबसे पहले डीएनए को स्टार्ट कर लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले मैंने आपको बताया डीएनए की फुल फॉर्म क्या होती है, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, ठीक है, डीएनए की फुल फॉर्म क्या होती है, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, इट इज अ लॉन्ग पॉलीमर ऑफ डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियोटाइड, ठीक है। क्या होता है बेसिकली डीएनए, क्या होता है, इट इज अ पॉलीमर ऑफ डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियोटाइड्स। Length of DNA is usually defined as number of nucleotides present in it. Very very important, ठीक है। यानी कि लेंथ ऑफ डीएनए क्या होगा बेसिकली, नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड, कितने न्यूक्लियोटाइड वहां पर प्रेजेंट हैं, ठीक है। और अ पेयर ऑफ न्यूक्लियोटाइड जिसको बेस पेयर्स भी बोला जाता है, ठीक है। बेस पेयर्स क्या होते हैं बेसिकली, बेस पेयर का मतलब होता है नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स, ठीक है। चलो, सॉरी, बेस पेयर का मतलब होता है बेसिकली पेयर ऑफ न्यूक्लियोटाइड, जस्ट अ मिनट, ओके, पेयर ऑफ न्यूक्लियोटाइड, ठीक है। दिस इज ऑल्सो अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, ठीक है। अब एग्जाम्पल क्या है, अ बैक्टीरियोफाज नोन एज 5 into 174 हैज 5386 न्यूक्लियोटाइड्स, ओके, and bacteriophage lambda has 48,502 base pairs, ठीक है। यानी कि बैक्टीरियोफाज जो होता है, ये जो सिंबल होता है ना, ये जो सिंबल है इसको बोला जाता है फाइव, ठीक है, इसको क्या बोला जाता है, फाइव। अब क्या है बेसिकली जो बैक्टीरियोफाज होता है ना, उसके पास में टोटल कितने न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं, 5386 न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं, एंड अ बैक्टीरियोफाज लैम्डा हैज 48,502 बेस पेयर्स, ठीक है। Escherichia coli or E. coli has 4.6 into 10 raised to power 6 base pairs, and haploid content of human DNA is 3.3 into 10 raised to the power 9 base pairs. Okay? चलो ये हो गई बात। अब ये जो कुछ डेटा है ये आप लोग यहाँ पर याद रखें, ठीक है, इसको आप लोग याद रखें, ओके, क्योंकि आपके एनसीईआरटी में मेंशन है तो आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है। चलो यहाँ पर अभी तक हमने बहुत ही बेसिक बात, ठीक है, आई वुड से हमने बहुत ही बेसिक बात की। डीएनए क्या होता है, इट इज अ पॉलीमर ऑफ लॉन्ग पॉलीमर ऑफ डीऑक्सी राइबोन्यूक्लियोटाइड्स, ठीक है। एंड लेंथ ऑफ डीएनए क्या होता है बेसिकली, इट इज डिफाइंड एज अ नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड, यानी कि कितने नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स प्रेजेंट है, या पेयर ऑफ न्यूक्लियोटाइड जिसको हम लोग बेस पेयर भी बोलते हैं, वो कितने प्रेजेंट है, वो जो होती है वो लेंथ ऑफ न्यूक्लियोटाइड होती है, ठीक है, यानी कि उसके अंदर कितने
बेस पेयर्स प्रेजेंट है उसको हम लोग यहाँ पर क्या बोल देते हैं, नंबर लेंथ ऑफ डीएनए बोल देते हैं, ठीक है। एंड यहाँ पे आपको कुछ डेटा दिया हुआ है, ठीक है, यहाँ पे आपको कुछ डेटा दिया हुआ है। अब हम लोग बात करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ अ पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन, ठीक है। अब आपने बहुत ध्यान से समझना है। नाउ लेट अस रिकैपिचुलेट द केमिकल स्ट्रक्चर ऑफ अ पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन, ठीक है। डीएनए या आरएनए दोनों के अंदर ही एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन जो है वो प्रेजेंट होती है, तो हम लोग अब उसकी बात करेंगे। न्यूक्लियोटाइड जो होता है इट हैज थ्री कंपोनेंट्स, ठीक है। न्यूक्लियोटाइड जो होता है उसके थ्री कंपोनेंट्स होते हैं। फर्स्ट इज अ नाइट्रोजनस बेस, ठीक है। सेकेंड इज अ पेंटोज शुगर, ठीक है। देखो आरएनए के केस में जो पेंटोज शुगर होगी दैट विल बी राइबोस, एंड डीएनए के केस में जो पेंटोज शुगर होगी दैट विल बी डीऑक्सी राइबोस, ठीक है, दैट विल बी डीऑक्सी राइबोस। एंड अ फॉस्फेट ग्रुप, अब ये ना बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में ऑलरेडी 11th क्लास में आप लोगों ने पढ़ा होता है, बट स्टिल न्यूक्लियोटाइड की अगर बात करें वहां पे तीन कंपोनेंट्स है, नाइट्रोजनस बेस, पेंटोज शुगर एंड अ फॉस्फेट ग्रुप। देयर आर टू टाइप्स ऑफ नाइट्रोजनस बेस। अब नाइट्रोजनस बेस जो होते हैं वो दो टाइप के होते हैं, एक होते हैं प्यूरिन, एक होते हैं पाइरिमिडीन, ठीक है। देखो जो नाइट्रोजनस बेस होंगे, ठीक है, वो दो टाइप के होंगे, मैं लिख देती हूँ यहाँ पे। फर्स्ट वन इज प्यूरिन, ठीक है, अनदर इज पाइरिमिडी। अब प्यूरिन्स के अंदर कौन कौन आता है, प्यूरिन्स के अंदर आते हैं, इसको हम लोग एक काम करते हैं ब्लू से लिख लेते हैं। प्यूरिन्स के अंदर आता है एडिनिन, ठीक है, एंड गुआनिन, ठीक है। पाइरिमिडीन के अंदर अब क्या आता है, पाइरिमिडीन के अंदर तीन आते हैं, मैं बताऊंगी आपको। फर्स्ट इज थाइमीन, सेकेंड इज साइटोसिन एंड यूरेसिल, ठीक है। अब अगर बात की जाए डीएनए की, डीएनए के अंदर, ओके सो थोड़ा नेटवर्क ग्लिच हो गया था। डीएनए के अंदर कौन कौन प्रेजेंट होता है, ए टी जी सी, ठीक है। क्या क्या प्रेजेंट होते हैं बेसिकली, ए टी जी सी, एडेनिन, थाइमीन, गुआनिन एंड साइटोसिन। आरएनए के अंदर कौन कौन प्रेजेंट होता है, आरएनए के अंदर होते हैं ए यू जी सी, जस्ट अ मिनट, यस, आरएनए के अंदर होते हैं ए यू जी सी, जस्ट अ मिनट। ओके सो देयर इज सम प्रॉब्लम आई गेस, जस्ट अ मिनट। हाँ अब देखते हैं आरएनए के अंदर कौन कौन होता है, जस्ट अ मिनट। यस चलो अब देखते हैं। हाँ आरएनए के अंदर कौन कौन होता है, आरएनए के अंदर होता है ए यू, क्या प्रेजेंट होगा, ए यू जी सी, ठीक है। थाइमीन क्या करता है बेसिकली, यूरेसिल को वहां पर रिप्लेस कर देता है, ठीक है। अब ये सारी बात अभी हम लोग करेंगे, देखो टू टाइप्स ऑफ नाइट्रोजनस बेसिस, प्यूरीन्स एंड पाइरिमिडीन्स। प्यूरीन्स के अंदर होगा एडेनिन एंड गुआनिन, पाइरिमिडीन्स के अंदर साइटोसिन, यूरेसिल एंड थाइमिन, ठीक है, मैंने आपको बता दिया। साइटोसिन जो होता है इट इज कॉमन फॉर बोथ डीएनए एंड आरएनए, ठीक है। थाइमीन इज प्रेजेंट इन डीएनए, यही मैंने देखो आपको बताया, थाइमीन जो होता है वो क्या होता है, डीएनए के अंदर प्रेजेंट होगा। यूरेसिल जो होता है वो आरएनए के अंदर प्रेजेंट होगा एट द प्लेस ऑफ थाइम, ठीक है। ये आपके लिए ना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपने याद रखना है ना। अगर आप इसको याद रख लोगे तो आप नहीं भूलोगे फिर, ठीक है। चलो, a nitrogenous base is linked to the OH group of first carbon pentose sugar through a N-glycosidic linkage to form a nucleoside। अब जो नाइट्रोजनस बेस होता है ना, वो फर्स्ट कार्बन पेंटोज शुगर जो होता है उसके हाइड्रोक्सिल से अटैच होता है,
ठीक है, उसके हाइड्रोक्सिल ग्रुप से अटैच होता है, हाइड्रोक्सी ग्रुप से अटैच होता है, OH ग्रुप से, किसके थ्रू? थ्रू एन ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, एंड वो क्या करता है? न्यूक्लियोसाइड का फॉर्मेशन करता है, सच एज एडिनोसाइन और डीऑक्सी एडिनोसाइन, ग्वानोसाइन और डीऑक्सी ग्वानोसाइन, साइटिडीन और डीऑक्सी साइटिडीन, यूरिडीन और डीऑक्सी थाइमिडीन। अब ये कब फॉर्म होते हैं? ये तब फॉर्म होते हैं जब वहां पर एन ग्लाइकोसिडिक लिंकेज के थ्रू न्यूक्लियोसाइड फॉर्म होता है, ठीक है। यानी कि ये जो होते हैं दीज आर न्यूक्लियोसाइड, ठीक है, ये क्या होते हैं? ये न्यूक्लियोसाइड्स होते हैं। अब when a phosphate group is linked to OH of 5 prime carbon of a nucleoside through phosphoester linkage, a corresponding nucleotide or deoxynucleotide depending upon the sugar present is formed, ठीक है। यानी कि जब 5 प्राइम कार्बन के OH से फॉस्फेट ग्रुप अटैच होगा तो वहां पर क्या होगा? बेसिकली कॉरस्पॉन्डिंग न्यूक्लियोटाइड फॉर्म होता है, ठीक है। कॉरस्पॉन्डिंग न्यूक्लियोटाइड या डिऑक्सी न्यूक्लियोटाइड क्या होगा? वहां पर फॉर्म होगा डिपेंडिंग अपॉन शुगर जो है वो प्रेजेंट है। अगर राइबो शुगर प्रेजेंट है तो वहां पर क्या होगा? बेसिकली RNA फॉर्म होगा, ठीक है। एंड अगर वहां पर डीऑक्सी राइबो शुगर प्रेजेंट है तो वहां पर DNA फॉर्म होगा, ठीक है। टू न्यूक्लियोटाइड्स आर लिंक्ड थ्रू 3,5 फॉस्फोडाइस्टर लिंकेज टू फॉर्म अ डाइन्यूक्लियोटाइड। अब जो दो न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं वो आपस में किसके थ्रू ज्वाइन होते हैं? थ्रू अ 3'5' फॉस्फोडाइस्टर लिंकेज, एंड वो क्या करते हैं? डाइन्यूक्लियोटाइड फॉर्म करते हैं। अब इसी तरीके से क्या होता है? बेसिकली बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड जो है वो ज्वाइन होते हैं, वो क्या करते हैं? पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन फॉर्म करते हैं। अ पॉलीमर दस फॉर्म हैज वन एंड अ फ्री 5' कार्बन एंड ओके अ फ्री फॉस्फेट मोइटी, ठीक है, ऐसे, ठीक है, जिसको 5' एंड बोलेंगे पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन का, आई सेड कार्बन, एंड एट द अदर एंड ऑफ द पॉलीमर शुगर हैज अ OH, ठीक है, 3' OH जो होता है, ठीक है, 3' कार्बन पे क्या होता है? OH प्रेजेंट होगा, ठीक है, ये आपने याद रखना है। 5' पे फॉस्फेट ग्रुप प्रेजेंट होगा, 3' कार्बन पे OH ग्रुप प्रेजेंट होगा, ठीक है। इसको हम लोग 3' एंड ऑफ पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन बोलते हैं, ठीक है। यानी कि जहां पर फॉस्फेट ग्रुप अटैच होगा उसको हम लोग 5' एंड बोलेंगे, जहां पर हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच होगा, OH ग्रुप अटैच होगा, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? उसको हम लोग 3' एंड बोलेंगे। The backbone of a polynucleotide chain is formed due to sugar and phosphates. The nitrogenous base is linked to sugar moiety project from the back. ठीक है, अब देखो ये डायग्राम देखते हैं। यहाँ पर आपको ये डायग्राम ध्यान से देखो, यहाँ पर आपको पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन दिखाई गई है, ठीक है। यहाँ पर क्या है? बेसिकली ATGC, ठीक है। यानी कि अगर हम लोग बात करें, ये यहाँ पर DNA के अंदर बात हो रही है, ठीक है। यहाँ पर क्या है? बेसिकली 3' हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट है, ठीक है, कार्बन के साथ में, ठीक है। एंड यहाँ पर 5' फॉस्फेट ग्रुप प्रेजेंट है, ठीक है। सो ये जो होगा दिस विल बी द 5' एंड ऑफ पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन, ठीक है। ये क्या होगा? दिस विल बी द 5' एंड ऑफ पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन, ठीक है, चेन। एंड ये जो होगा दिस विल बी 3' एंड ऑफ पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन। इसको मैं PNC से लिख देती हूँ, ठीक है। चलो, आई थिंक देयर इज सम प्रॉब्लम विद माय टैबलेट एंड लैपटॉप टुडे, इस वजह से बीच में ऐसे बार बार बोल रहे हैं, ठीक है। चलो, ये हो गई बात अब, ठीक है। Now, in RNA, every nucleotide residue has an additional OH group present at 2' position in the ribose. ये very very important, ठीक है। क्या होता है आरएनए के अंदर? आरएनए के अंदर हर न्यूक्लियोटाइड के पास, ठीक है, हर न्यूक्लियोटाइड के पास में एक एडिशनल OH ग्रुप प्रेजेंट होगा, एंड कहाँ पे प्रेजेंट होगा? ये प्रेजेंट होगा 2' पोजीशन में। कहाँ पे प्रेजेंट होगा? ये प्रेजेंट होगा 2' पोजीशन पे। ऑल्सो इन आरएनए द यूरेसिल इज फाउंड एट द प्लेस ऑफ थाइमीन, ठीक है। यूरेसिल जो होता है वो बेसिकली प्रेजेंट होगा थाइमीन की जगह पे।
5 प्राइम मिथाइल यूरेसिल इज अनदर नेम फॉर थाइमीन, ठीक है। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। थाइमीन का जो केमिकल नेम होगा, ठीक है, थाइमीन का जो केमिकल नेम होगा दैट विल बी 5 प्राइम मिथाइल यूरेसिल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। चलो, डीएनए इज एन एसिडिक सब्सटेंस and it is present in nucleus. It was first identified by Frederick Mischer in 1869. ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इट इज एन एसिडिक सब्सटेंस एंड इट इज प्रेजेंट इन न्यूक्लियस। किसने आइडेंटिफाई किया था और कब किया था? इट वाज आइडेंटिफाइड बाय फ्रेडरिक मिशर इन 1869 एंड उन्होंने इसको नाम दिया था न्यूक्लियस, ठीक है। अब however, due to technical limitation in isolating such a long polymer intact, the elucidation of structure of DNA remained elusive for a long period of time. ठीक है। अब क्या होता है बेसिकली, जो डीएनए होता है ना, इट इज अ वेरी लॉन्ग पॉलीमर, ठीक है। एंड डीएनए न्यूक्लियस के अंदर किस तरीके से प्रेजेंट होता है, किस फॉर्म में प्रेजेंट होता है? देखो, डीएनए ना हाईली कॉइल्ड फॉर्म में प्रेजेंट होता है, ठीक है। बट उस टाइम पे इस बात को वो नहीं समझा पाए थे, आई वुड से, ठीक है। तो देयर वाज अ लिमिटेशन इन आइसोलेटिंग सच अ लॉन्ग पॉलीमर। अब इतने बड़े पॉलीमर को, इतने लंबे पॉलीमर को इंटैक्टली, यानी कि पूरे के पूरे डीएनए को किस तरीके से आइसोलेट किया जाए, ये वो नहीं समझा पाए थे, या इस चीज को बहुत टाइम तक ना, ये चीज जो थी दैट वाज अनडिस्कवर्ड, आई वुड से, ओके। It was only in 1953 that James Watson and Francis Crick, based on X-ray diffraction data provided by Maurice Wilkins and Rosalind Franklin, they proposed a very simple but very famous double helical model for structure of DNA. This is very very important. क्या हुआ था, ध्यान से समझो। 1953 में वॉटसन एंड क्रिक ने क्या किया था? अक्सर पूछा जाता है कि डबल हेलिकल मॉडल ऑफ डीएनए, ठीक है। डबल हेलिकल मॉडल ऑफ डीएनए को किसने प्रपोज किया था? इट वाज प्रपोज्ड बाय वॉटसन एंड क्रिक, ठीक है। इट वाज प्रपोज्ड बाय वॉटसन एंड क्रिक। क्या हुआ था बेसिकली, एक्सरे डाइफ्रैक्शन टेक्निक्स जो है, ठीक है, एक्सरे डाइफ्रैक्शन डेटा। अब एक्सरे डाइफ्रैक्शन डेटा किसने प्रोवाइड किया था? इट वाज प्रोवाइडेड बाय विल्किंस एंड रोजालिंड फ्रैंकलिन, ठीक है। वहां पर क्या हुआ था बेसिकली, डबल हेलिक्स मॉडल जो है वो प्रपोज हुआ, ठीक है। दिस वाज वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट डिस्कवरीज, ठीक है। वन ऑफ द हॉलमार्क्स ऑफ देयर proposition was base pairing between two strands of polynucleotide chain. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। उन्होंने क्या बताया था? उन्होंने बताया कि जो टू चेन्स होती है पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स की, ठीक है, जो दो चेन्स है पॉलीन्यूक्लियोटाइड की, ठीक है, उनके बीच में बेस पेयरिंग होती है, ठीक है। क्या होता है बेसिकली, बेस पेयरिंग होती है। यानी कि देखो क्या होता है, ATGC, इस तरीके से हम लोग देखते हैं। अब इसकी ना बात हम लोग आगे बहुत डिटेल में करेंगे, ठीक है। बेसिकली क्या होता है, प्यूरिन्स और पाइरिमिडीन्स के बीच में पेयरिंग प्रेजेंट होती है, ठीक है। दिस प्रपोजिशन वाज आल्सो बेस्ड ऑन द ऑब्जर्वेशन ऑफ एरविन चारगाफ। इन्होंने क्या दिया था? इन्होंने दिया था चारगाफ्स रूल, ठीक है, ठीक है। फॉर अ डबल स्ट्रैंडेड डीएनए द रेशियोज बिटवीन A and T and G and C आर कांस्टेंट एंड इक्वल्स 1, ठीक है। क्या हुआ था बेसिकली, उन्होंने बोला A एंड T, एडेनिन एंड थाइमीन का जो रेशो है, और ग्वानोसिन और साइटोसिन, ग्वानिन और साइटोसिन का जो रेशो है, ठीक है, ग्वानिन और साइटोसिन का जो रेशो है, क्या होते हैं? दे आर कांस्टेंट, ठीक है। वो क्या होंगे? कांस्टेंट होंगे एंड दे इक्वल्स टू 1। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। चलो, the base pairing confers a very unique property to the polynucleotide chain. They are said to be complementary to
ईच अदर। ठीक है, वो क्या होती है बेसिकली, जो चेन्स होती हैं दे आर कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर। कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब क्या है, यानी कि अगर इधर पे है ATGCCA A TAG, ठीक है, 5' to 3', इसकी बात हम लोग ना आगे भी अभी करेंगे, ठीक है, किस तरीके से होता है वो भी मैं आपको बताऊंगी। इसका कॉम्प्लीमेंट्री क्या होगा, 3' to 5', ठीक है। यहां पर क्या हो जाएगा, TACGG, ओके, TTATC, ठीक है। ये क्या हो जाएगा बेसिकली, इसका कॉम्प्लीमेंट्री स्टैंड हो जाएगा, ये इसका कॉम्प्लीमेंट्री स्टैंड हो जाएगा। एंड देयरफॉर द सीक्वेंसेस ऑफ bases in one strand is known, then the sequences in another strand can be predicted। यानी कि अगर एक के अंदर जो सीक्वेंस है वो हमको पता है, तो हम लोग सेकंड स्ट्रैंड की सीक्वेंसेस इजीली प्रेडिक्ट कर सकते हैं। ऑल्सो इफ ईच स्ट्रैंड फ्रॉम अ डीएनए, ठीक है, इसको हम लोग पेरेंटल डीएनए बोलेंगे, ठीक है। यानी कि अगर एक डीएनए मॉलिक्यूल के अंदर हम एक स्ट्रैंड को कंसीडर कर रहे हैं, तो वो क्या हो जाएगा, पेरेंटल स्ट्रैंड हो जाएगा। वो क्या करता है, इट एक्ट्स एज अ टेम्पलेट फॉर सिंथेसिस ऑफ अ न्यू स्ट्रैंड, यानी कि वो क्या करेगा, वो न्यू स्ट्रैंड की सिंथेसिस के अंदर एज अ टेम्पलेट एक्ट करेगा, ओके। द टू डबल स्ट्रैंडेड डीएनए, let us call them as daughter DNA thus produced would be identical to the parental DNA molecule, ठीक है। तो क्या होगा बेसिकली, देखो अगर इस पर्टिकुलर स्ट्रैंड की बात करें, ठीक है, मान लो ये डीएनए स्ट्रैंड है, ठीक है। अब वहां पर क्या है, ये जो पहला स्ट्रैंड होगा ये हो गया पेरेंटल स्ट्रैंड, ठीक है, इसको हम लोग टेम्पलेट बोल रहे हैं। इसका कॉम्प्लीमेंट्री एक बनेगा, इसका कॉम्प्लीमेंट्री एक बनेगा, तो उस तरीके से क्या होगा, जो स्ट्रैंड्स वहां पर प्रोड्यूस होंगे दे विल बी आइडेंटिकल जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग डीएनए स्ट्रैंड था उससे, ठीक है। बिकॉज ऑफ दिस द जेनेटिक इम्प्लीकेशन ऑफ द स्ट्रैंड बिकम वेरी क्लियर, ठीक है। चलो, आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया। थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है बट बहुत ध्यान से इसको आप समझते चले। फिर भी अगर आपको कोई डाउट्स लगेंगे देन प्लीज पोस्ट योर डाउट्स इन द कमेंट सेक्शन। नाउ we are going to study some features of the double helical structure of DNA. It is made up of two polynucleotide chain, ठीक है। जो बैकबोन होती है वो किसकी होती है, दैट इज ऑफ शुगर फॉस्फेट, ठीक है, पेंटोज शुगर एंड फॉस्फेट, ठीक है। एंड द बेसिस जो होते हैं, ठीक है, जो नाइट्रोजनस बेसिस होते हैं, ठीक है, बेसिस मतलब, बेसिस का मतलब है नाइट्रोजनस बेसिस, ठीक है, नाइट्रोजनस बेसिस। चलो, they project inside. The two chains have anti-parallel polarity, ठीक है। यानी कि अगर एक स्ट्रैंड जो होगा उसकी पोलैरिटी 5' to 3' है, तो सेकेंड की जो पोलैरिटी होगी दैट विल बी 3' to 5'। अब आपको समझ में आएगा ये मैंने क्यों लिखा, ठीक है। यानी कि जो टू डीएनए सॉरी जो टू चेन्स हैं ऑफ अ डीएनए स्ट्रैंड, उनकी जो पोलैरिटी होगी दैट विल बी एंटी पैरेलल, ठीक है। द बेसिस इन टू स्ट्रैंड्स आर पेयर्ड थ्रू हाइड्रोजन बॉन्ड्स, ठीक है। यानी कि जो दो स्ट्रैंड्स है डीएनए के, उनके बीच में कौन सा बॉन्ड प्रेजेंट है, हाइड्रोजन बॉन्ड प्रेजेंट है, ठीक है, फॉर्मिंग बेस पेयर्स। एडेनिन क्या करता है, इट फॉर्म्स टू हाइड्रोजन बॉन्ड्स विद थाइमीन। एंड ग्वानोसिन क्या करता है, ये भी अभी आएगा, ग्वानिन क्या करता है या ग्वानोसिन क्या करता है। ग्वानिन जो है वो साइटोसिन के साथ में 3 हाइड्रोजन बॉन्ड्स बनाएगा, ठीक है। वो क्या करेगा, साइटोसिन के साथ में 3 हाइड्रोजन बॉन्ड्स वहां पर बनाएगा। देखो मैंने ऊपर आपको यहाँ पर लिखा भी था, ठीक है, ए और टी के बीच में 2 हाइड्रोजन बॉन्ड्स प्रेजेंट होंगे, जी एंड सी के बीच में 3 हाइड्रोजन बॉन्ड्स प्रेजेंट होंगे, ठीक है। एंड ये कहाँ पे होगा, फ्रॉम ऑपोजिट स्ट्रैंड, ठीक है। यानी कि एक स्ट्रैंड का एडेनिन दूसरे स्ट्रैंड के थाइमीन के साथ में 2 डबल बॉन्ड्स फॉर्म करेगा। एक स्ट्रैंड का ग्वानिन दूसरे स्ट्रैंड के ऑपोजिट स्ट्रैंड के साइटोसिन के साथ में 3 हाइड्रोजन बॉन्ड्स फॉर्म करेगा। As a result, always a purine comes opposite to a pyrimidine. Very, very important. ठीक है। This generate approximately uniform distance between two strands of a helix. अब इसी वजह से क्या होता है, जो दो strands of a helix होते हैं, डीएनए हेलिक्स, उनके बीच में यूनिफॉर्म डिस्टेंस प्रेजेंट, ठीक है। The two chains are coiled in a right-handed fashion, ठीक है। यानी कि वहां पर क्या होगा बेसिकली, दे आर कॉइल्ड इन अ राइट हैंडेड फैशन
पिच ऑफ द हेलिक्स इट इज 3.4 नैनोमीटर, ठीक है। अब 1 नैनोमीटर जो होता है, ठीक है, इट इज इक्वल टू 10⁻⁻⁹मीटर, ठीक है। ऐसे ही क्या होता है, 1 पिकोमीटर जो होता है इट इज इक्वल टू 10⁻⁻12 मीटर। 1 फेम्टोमीटर जो होता है दैट इज इक्वल टू 10⁻⁻15 मीटर, ठीक है। अ नैनोमीटर इज 1 बिलियंथ ऑफ अ मीटर, ठीक है, यानी कि 10⁻⁹मीटर। एंड देयर आर रफली 10 बेस पेयर्स इन ईच टर्न, यानी कि एवरी टर्न के अंदर 10 बेस पेयर्स प्रेजेंट होंगे। डिस्टेंस कितना हो जाएगा बिटवीन अ बेस पेयर इन हेलिक्स, दैट इज इक्वल टू 0.34 नैनोमीटर, ठीक है। 0.34 इंटू 10⁻⁻⁹, ठीक है। चलो, द प्लेन ऑफ वन बेस पेयर्स stack over the other in double helix. This, in addition to hydrogen bonds, confers the stability to helical structure. क्या होता है बेसिकली, एक बेस पेयर का जो प्लेन है, ठीक है, वो क्या करता है, डबल हेलिक्स में दूसरे बेस पेयर के ऊपर स्टैक करता है। अब इसकी वजह से क्या होता है, हाइड्रोजन बॉन्ड्स तो है ही है वहां पे, बट क्योंकि स्टैकिंग हो रही होती है वहां पर, उसकी वजह से भी जो डीएनए हेलिकल स्ट्रक्चर है क्या हो जाता है, बेसिकली उसकी स्टेबिलिटी और इम्प्रूव हो जाती है, ठीक है। चलो, आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया। अब हम लोग एक काम करते हैं, एक बार ये डायग्राम भी देख लेते हैं। यहाँ पर आपको डबल स्टैंडर्ड पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन दिखाई दी, ठीक है। यहाँ पर आपको मैंने बताया था क्या होता है बेसिकली, एडिनिन जो होगा एक स्ट्रैंड का, वो ऑपोजिट स्ट्रैंड के थाइमिन के साथ डबल बॉन्ड बनाएगा। ग्वानिन दूसरे स्ट्रैंड के साइटोसिन के साथ में ट्रिपल बॉन्ड बनाएगा, ठीक है, हाइड्रोजन बॉन्ड। अब यहाँ पर आपको यही देखने को मिल रहा है, दिस इज द फर्स्ट स्ट्रैंड, ठीक है, दिस इज द फर्स्ट स्ट्रैंड। अब देखो ध्यान से ना, आप इसको उस वाले से कंपेयर करने की कोशिश करो जो मैंने बनाया था, ठीक है। 5' to 3', ए के जस्ट नीचे क्या था, टी। 5' to 3' जो ऑपोजिट स्टैंड था दैट वाज 3' to 5'। एंड ए के बाद में क्या आया था, ए टी के साथ में, टी ए के साथ में, जी सी के साथ में, सी जी के साथ में। यहां पर देखो आप, दिस इज द फर्स्ट स्ट्रैंड, दिस इज द सेकेंड स्ट्रैंड, ठीक है, दिस इज द सेकेंड स्ट्रैंड। अब यहाँ पे क्या है, 5' फॉस्फेट ग्रुप प्रेजेंट है इन द पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन, दिस इज द 3' हाइड्रोक्सिल ग्रुप, ठीक है, और हाइड्रोक्सी ग्रुप। यहाँ पर क्या हो जाएगा, 5' to 3' ये है, ये 5' to 3' आपको देखने मिल रहा है, ATGC। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा ऑपोजिट स्ट्रैंड के अंदर, 3' to 5', ठीक है। यहाँ पर क्या हो जाएगा, 3' to 5' हो जाएगा। अब यहाँ पर देखो क्या हो रहा है, ए ऑपोजिट स्ट्रैंड के टी के साथ में हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म कर रहा है, कितने, 2 हाइड्रोजन बॉन्ड्स, ठीक है, यहां पर भी एंड यहां पर भी। जी और सी के बीच में कितने हाइड्रोजन बॉन्ड्स देखने मिल रहे हैं, 3 हाइड्रोजन बॉन्ड्स देखने मिल रहे हैं ऑपोजिट स्ट्रैंड के साथ में, ठीक है। तो इस तरीके से वहां पे क्या हो जाता है, बेसिकली क्या होते हैं वहां पर, बॉन्ड्स फॉर्म हो रहे होते हैं, ठीक है। ये जो है दीज आर बेसिकली हाइड्रोजन बॉन्ड्स, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक है। अब देखो क्या हो रहा है, ये डीएनए डबल हेलिकल स्ट्रक्चर आपको यहाँ पर दिखाया हुआ है। ये जो है ना बेस पेयर्स है, ठीक है, ये क्या है बेसिकली बेस पेयर्स है। यहाँ पे आपको ये क्या है, एडेनिन और थाइमिन, ठीक है, दीज आर ग्वानिन एंड साइटोसिन। ये दोनों क्या है, दीज आर प्यूरिन्स एंड दीज आर पायरिमिडीन्स, दीज आर पायरिमिडीन्स, ओके। चलो, आई होप यहां तक आपको समझ में आया। अब the proposition of a double helix structure of DNA and its simplicity in explaining the genetic implication became revolutionary, ठीक है। अब जैसे ये पता चला ना तो एकदम से revolution आ गया, ठीक है। Very soon Francis Crick proposed the central dogma, ठीक है। central dogma अब क्या होता है बेसिकली, फ्रांसिस क्रिक जो थे, ठीक है, ही प्रपोज द सेंट्रल डॉगमा इन मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, जो क्या बोलता है, वो बोलता है कि जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन होती है इट फ्लोज फ्रॉम डीएनए टू आरएनए एंड फ्रॉम आरएनए टू प्रोटीन, ठीक है, इट फॉर्म्स फ्लोज फ्रॉम डीएनए टू आरएनए एंड आरएनए टू प्रोटीन। अब डीएनए क्या होता है, वो रेप्लिकेट करेगा, ठीक है। डीएनए से आरएनए एमआरएनए जब बनता है तो उसको ट्रांसक्रिप्शन बोलते हैं। एमआरएनए से जब प्रोटीन बनता है तो उसको हम लोग
ट्रांसलेशन बोलते हैं, ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रांसलेशन बोलते हैं। एंड ये जो प्रोसेस है इसी को हम लोग सेंट्रल डॉगमा का नाम देते हैं। एंड इट वाज प्रपोज्ड बाय फ्रांसिस क्रिक, ठीक है। In some viruses, the flow of information is reverse direction, that is from RNA to DNA. इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, ठीक है। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसको हम लोग बोलेंगे रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, ठीक है। चलो, आई होप यहां तक आपको समझ में आया, ठीक है। तो ऑलरेडी आज हम लोगों ने काफी सारी बात कर ली है। अब नेक्स्ट जो वीडियो आएगा, ठीक है, जो नेक्स्ट पार्ट आएगा इस पर्टिकुलर चैप्टर का, उसके अंदर हम लोग डीएनए हेलिक्स किस तरीके से पैक होता है उसकी बात हम लोग करेंगे, ठीक है। चलो, आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया। थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स चैप्टर है तो आपको बहुत ध्यान से समझना पड़ेगा। जहां पर भी आपको कोई डाउट होता है, आप वीडियो को आप रिवाइंड करके देखिए, स्लो करके देखिए, फिर भी नहीं समझ में आता है, देन पोस्ट योर डाउट्स इन द कमेंट सेक्शन, आई विल आंसर ऑल ऑफ योर डाउट्स, ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो देन प्लीज लाइक द वीडियो, डू शेयर इट विद योर फ्रेंड्स, एंड अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया है देन प्लीज डू सपोर्ट अस बाय सब्सक्राइबिंग टू आवर यूट्यूब channel. We will meet you with the next interesting video. Till then, keep learning.